नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है क्लियर कट। पहली स्टोरी में आज आपको बताएंगे कि बिहार चुनाव में करारी हार के बाद पीएम मोदी को घेरने के लिए कांग्रेस ने ऐसा क्या नया बहाना बनाया है जिसमें अमेरिका से लेकर इजरायल तक को लपेट लिया है। और दूसरी स्टोरी में आपको बताएंगे कि माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में 95% मुस्लिम छात्रों को एडमिशन देने की सनसनीखेज इनसाइड स्टोरी। और उसके बाद आपको बताएंगे पाकिस्तान में इमरान खान की मौत के सस्पेंस में क्या नया बवाल मचा हुआ है। लेकिन क्लियर कट की शुरुआत बिग अपडेट के साथ। बिहार के सिवान में अपराधियों ने गन पॉइंट पर सरेआम लूट की वारदात को अंजाम दिया। 2 बाइक पर सवार बदमाशों ने एक ज्वेलरी शॉप को निशाना बनाया और बदमाशों ने पहले सरेआम फायरिंग की और फिर मौके से लाखों रुपए की ज्वेलरी लेकर फरार हो गए। लूट की वारदात रघुनाथपुर में हुई है और वही रघुनाथपुर जो कभी बाहुबली शहाबुद्दीन का गढ़ माना जाता था और इस बार शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब ने जीत दर्ज की है। एक बार फिर इस तरह से सरेआम लूट ने नई सरकार के सामने चुनौती खड़ी कर दी। बिहार में ताबड़तोड़ बुलडोजर एक्शन की शुरुआत हो गई है। राजधानी पटना में गंगा किनारे अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त किया जा रहा है। सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाए गए घरों और दुकानों को तोड़ा जा रहा है। वहीं किशनगंज में नशा माफिया के 12 से अधिक अवैध अड्डों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। बिहार में योगी मॉडल पर पप्पू यादव ने कहा कि यहां बुलडोजर नहीं चल सकता है, नीतीश मॉडल की बात होनी चाहिए। एसआईआर की प्रक्रिया के बीच योगी सरकार की कार्रवाई के डर से यूपी से घुसपैठिए भागने लगे हैं। लखनऊ के बहुखंडी समेत कई इलाकों में अवैध बस्तियां पूरी तरीके से खाली हो गई है। नेपाल बॉर्डर से लगे यूपी के इलाकों से भी घुसपैठियों के भागने की खबरें हैं। बरेली के घुसपैठियों की पहचान के लिए खास तौर से एक बड़ा ऑपरेशन वहां शुरू किया गया है और इसमें संदिग्धों को दोबारा स्क्रीनिंग और डिटेंशन सेंटर की मॉनिटरिंग में शामिल किया गया है। और इसी तरीके से रविवार को सीएम योगी सरकार ने कहा था कि हर जिले में डिटेंशन सेंटर बनेगा, अवैध घुसपैठियों की पहचान करके उन्हें वहां रखा जाएगा। सोशल मीडिया पर वायरल हुई कानपुर की खुशी गुप्ता की यूपी के सीएम योगी ने आज उनसे मुलाकात की और 20 साल की खुशी ने अपने हाथों से योगी की तस्वीर बनाई थी। उसे वो सीएम को भेंट करना चाहती थी और बुधवार को घर वालों को बिना बताए वो 90 किलोमीटर पैदल चलकर लखनऊ पहुंच गई थी, जहां हजरतगंज पुलिस ने उसे वापस घर वालों के पास भेज दिया था। सोशल मीडिया से योगी को जब इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने खास तौर से खुशी और उसके परिवार वालों को मिलने के लिए बुलाया। योगी ने परिवार को कहा कि खुशी मेरी बेटी की तरह है, वो खुशी के इलाज की भी व्यवस्था करेंगे और उसकी पढ़ाई लिखाई भी कराएंगे ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान अहमद पर पहली एफआईआर दर्ज हुई है। भड़काऊ रील बनाने को लेकर धूमनगंज थाने में मामला दर्ज किया गया है। अबान अहमद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें वो किसी शादी समारोह में दबंग अंदाज में नजर आ रहा है और बैकग्राउंड में धमकी भरा फिल्मी डायलॉग भी चल रहा है। वीडियो में अबान अहमद कई लोगों के साथ डिनर करता हुआ दिखाई दे रहा है और लग्जरी गाड़ियों का काफिला भी इसमें दिखाई दे रहा है। मुंबई के वोटर लिस्ट में भारी गड़बड़ी है। चौंकाने वाला खुलासा महाराष्ट्र निर्वाचन आयोग ने किया है। आयोग के मुताबिक मुंबई में 11 लाख वोटर्स की डुप्लीकेट एंट्री है जो कुल वोटर संख्या का 10.64% है। और इसी खुलासे के बाद मुंबई में बीएमसी चुनाव के आगे टलने की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। आयोग ने आपत्ति की समय सीमा 27 नवंबर से बढ़ाकर 3 दिसंबर तक कर दी है। और वहीं उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी और शरद पवार की पार्टी एनसीपी एसपी ने कहा है कि उनकी पार्टी के बीएलए फील्ड में उतरकर इसकी पूरी पड़ताल करेंगे। पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने के ममता बनर्जी सरकार के ऐलान पर सियासत गरमा रही है। इसके जवाब में बंगाल बीजेपी नेता शंखवा सरकार ने 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में राम मंदिर का भूमि पूजन करने का ऐलान किया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि बंगाल के हिंदू वहां कभी बाबरी नहीं बनने देंगे। और इन सब के बीच दिलचस्प तस्वीर मुर्शिदाबाद के बेलडांगा से आई है जहां पश्चिम बंगाल के मंत्री हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की नींव रखने का ऐलान किया है। और जमीन के मालिक ने हालांकि वहां नो एंट्री का पोस्टर लगाते हुए कहा है कि यहां मस्जिद नहीं बल्कि पेट्रोल पंप बनेगा और सारी बयानबाजी बिना जमीन खरीदे ही की जा रही है। रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में नॉनवेज खाने में सिर्फ हलाला मीट परोसा जा रहा है। 2 अलग अलग शिकायतों पर
एनएचआरसी यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने रेलवे बोर्ड को नोटिस भेजा है। एनएचआरसी ने इसे मानवाधिकार का उल्लंघन बताते हुए 2 हफ्तों में एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी है। और पहली शिकायत में यह कहा गया है कि सिर्फ हलाल मीट परोसे जाने से हिंदू और सिख यात्रियों को उनके धार्मिक विश्वास के मुताबिक खाना नहीं मिल रहा। दूसरी शिकायत में कहा गया कि इससे मांस कारोबार से जुड़े हिंदू दलित समुदाय का समान अवसर का जो हक है और आजीविका का अधिकार, वो उसका हनन हो रहा है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में एक बार फिर टाइगर की मूवमेंट देखी गई। जंगल से निकलकर मामा मेल नाम का टाइगर नेशनल हाईवे पर आ गए और जिसकी वजह से दोनों तरफ करीब आधे घंटे तक ट्रैफिक जाम रहा। इस दौरान कई लोग बेहद करीब से टाइगर की फोटो खींचते भी नजर आए। अब दुनिया में डेंगू से बचेगी लाखों लोगों की जान। ब्राजील ने मंजूर की दुनिया की पहली सिंगल डोज डेंगू वैक्सीन। क्लिनिकल ट्रायल में 91.6% असरदार पाया गया है। वैक्सीन ब्यूटांटन इंस्टीट्यूट द्वारा बनाई गई इस वैक्सीन का नाम है ब्यूटांटन डीवी और ये वैक्सीन 12 से 59 साल की उम्र के लोगों के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। साल 2024 में दुनिया भर में करीब 1.5 करोड़ लोग डेंगू से प्रभावित थे और लगभग 12,000 लोगों की इससे मौत हो गई थी। भारत के पहले प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 को पीएम मोदी ने आज दुनिया के सामने रखा। इस रॉकेट की ऊंचाई 7 मंजिल की बिल्डिंग के बराबर है। रॉकेट को प्राइवेट स्पेस कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने बनाया है और इस रॉकेट को 2026 में लॉन्च किया जाएगा। नवंबर 2022 में स्काई रूट ने अपना सब ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम एस सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। पीएम ने रॉकेट के अलावा कंपनी के नए इन्फिनिटी कैंपस का भी इनॉग्रेशन किया और इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि आने वाले समय में भारत रॉकेट ग्लोबल सेक्टर में लीडर बनकर उभरेगा। हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार, हाल फिलहाल कांग्रेस देश में जहां जहां चुनाव हारी है उसके लिए राहुल गांधी एक तरीके से चुनाव आयोग को विलेन साबित करते आ रहे हैं। राहुल गांधी वोट चोरी का मुद्दा उठाते हैं तो पीछे से उनका पूरा कैडर वोट चोरी के नारे लगाने लगता है। जब राहुल एसआईआर के खिलाफ बोलते हैं तो पूरा कांग्रेसी सिस्टम एसआईआर के खिलाफ मुहिम में जुट जाता है। लेकिन इस बार कांग्रेस की तरफ से एक ऐसा बयान आया है जिसे आप सुनेंगे तो कहेंगे कि राहुल की टीम तो उससे भी 4 कदम आगे निकल गई है। राहुल तो हाल फिलहाल के चुनावों को लेकर ही सिस्टम को कोस रहे हैं। उनकी पार्टी के नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद कुमार केतकर तो 2014 का मामला उठा लाए और आरोप लगा रहे हैं कि 2014 लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को तो अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA और इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने मिलकर जिताया था। एक बार सुनिए उनको, फिर आपको बताते हैं कि कैसे केतकर के दावे से उनकी ही पार्टी की बड़ी किरकिरी हो रही। काँग्रेसच्या म्हणजे मनमोहन सिंगांच्या सरकारबद्दल सुद्धा नाराजी होती की नाही होती, पण म्हणून तो 206 वरनं 44 पर्यंत जाईल अशी नाराजी नव्हती। 44 वर आल्यावर त्यांना विरोधी पक्षाचं स्थान सुद्धा मिळालं नाही। 206 वरनं त्यांना खाली उतरवल्याशिवाय आपल्याला इथे नीट डावपेच करता येणार नाहीत हे समजून वागणाऱ्या ज्या संस्था होत्या त्या संस्थांमध्ये एक होती CIA आणि त्या CIAच्या संस्थेत बरोबर दुसरी संस्था होती महत्त्वाची म्हणजे मोसाद इस्रायलची। ह्या दोघांनी मिळून असं ठरवलं होतं की भारतामध्ये आपल्याला काहीतरी करायला पाहिजे, हस्तक्षेपच करायला जागा उरणार नाही। जर काँग्रेससारखं किंवा काँग्रेसच्या व्यतिरिक्त पण काँग्रेसच्या आघाडीचं असं एक स्टेबल गव्हर्नमेंट जर भारतात तयार झालं तर आपल्याला। तो केतकर साहब ने सनसनीखेज खुलासा किया संविधान दिवस के मौके पर मुंबई में आयोजित कांग्रेस के एक कार्यक्रम में। राहुल गांधी आजकल लगातार ये आरोप लगाते हैं कि चुनाव आयोग मोदी सरकार के एजेंडे के हिसाब से काम कर रहा है। तो राहुल गांधी के ही अगर लॉजिक से देखें तो 2014 से पहले जब देश में आम चुनाव हो रहे थे तब देश में उनकी UPA की सरकार थी और कांग्रेस के मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे। तब तो पूरा सिस्टम उनके हिसाब से चल रहा होगा। फिर भी कुमार केतकर बोल रहे हैं कि विदेशी ताकतों ने मिलकर कांग्रेस को हरा दिया। इसका मतलब तो यह हुआ कि आपकी सत्ता में पूरा सिस्टम ही एक तरीके से फेल था, क्योंकि आपकी सरकार तो विदेशी एजेंसियों की साजिश को बेनकाब नहीं कर पाई, आपको भनक नहीं लगी। और एक बार ये मान भी लिया जाए कि आपकी सरकार विदेशी स्मार्ट खुफिया एजेंसियों पर शिकंजा नहीं कस पाई,
या फिर चूक गई, तो फिर इतने साल तक आप क्यों इस अंतर्राष्ट्रीय और सनसनीखेज खबर को दबा कर बैठे थे भाई? अगर पता था तो आपके नेता, आप या आपके नेता पहले क्यों नहीं कहा? और अगर नहीं कहा, पता नहीं था, तो 11 साल बाद अचानक कहां से आकाशवाणी हो गई? और अगर आकाशवाणी हो गई तो कौन सा सबूत है आपके पास कि सिर्फ आकाशवाणी के दम पर आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं? तमाम सवाल है जिसका कि जवाब कांग्रेस को देना पड़े। ऐसे में सवाल तो उठेगा ही ना कि चुनाव दर चुनाव कांग्रेस को मिल रही नाकामी के लिए आप भी एक नया बहाना हर बार ढूंढ लाते हैं, और ये उसी कड़ी में एक नया बहाना है, वो भी इंटरनेशनल लेवल का, जिसके लिए सबूत देने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि ना तो CIA और ना मोसाद आप पर कोई मानहानि का मुकदमा तो करने नहीं आ रहा। एक बार देख लीजिए कि कांग्रेस के कुमार केतकर CIA और मोसाद के भारतीय चुनाव में इंटरफेरेंस की जो वजह बता रहे हैं वो क्या बता रहे हैं। आखिर क्यों इन विदेशी एजेंसियों ने चुनाव में साजिश रची होगी, तो इस बारे में कुमार केतकर ये बता रहे हैं कि विदेशी ताकतों को लगा था कि यदि भारत में स्थिर कांग्रेस सरकार या कांग्रेस की अगुवाई में दोबारा गठबंधन की सरकार सत्ता में आ गई तो भारत में वो अपनी नीतियां लागू नहीं कर पाएंगे, मनमानी नहीं कर पाएंगे, और इसीलिए कांग्रेस को हटाने का पूरा खेल शुरू हुआ था। लेकिन कुमार केतकर के आरोप में झोल क्या है वो भी समझिए। तो ना तो 2004 में चुनी गई सरकार बहुमत वाली सरकार थी, और ना ही 2009 में चुनी गई सरकार बहुमत वाली सरकार थी। मेरा मतलब है कि दोनों बार कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला था अपने दम। 2004 में 145 और 2009 में 206 सीटें मिली थी, और कांग्रेस ने दूसरे दलों की मदद से सरकार बनाई थी। तो ये स्थिर और मजबूत सरकार की जो बात कही जा रही है, ये तो भाई सबसे कमजोर सरकार कही गिनी जाती थी अपने समय में। तो अगर कमजोर सरकार में अगर विदेशी एजेंसियां अगर हस्तक्षेप नहीं कर पा रही थी, तो फिर मजबूत सरकार में करेगी। और आप कह रहे हैं कि वो स्थिर सरकार थी, तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो 2014 में तो बीजेपी अकेले अपने बूते 282 सीटें पाने में कामयाब हो गई थी, और 2009 की 206 सीट वाली कांग्रेस और 2014 में 282 सीट वाली बीजेपी, इनमें से किसकी सरकार को आप स्थिर सरकार कहेंगे? आप खुद सोचिए। और मैं आंकड़ा इसलिए याद दिला रहा हूं क्योंकि केतकर कह रहे हैं कि ये विदेशी एजेंसियां स्थिर सरकार नहीं चाहती थी। तो भाई स्थिर सरकार 2014 में बनी या स्थिर सरकार उसके पहले 2009 और 2005 में थी, ये सोचना चाहिए। लेकिन 2014 में तो अगर देखा जाए तो सालों बाद देश में स्थिर सरकार बनी थी। शायद 1984 के बाद पहली बार मौका आया था जब किसी पार्टी ने अकेले अपने दम पर सरकार बनाई थी, उसको बहुमत मिला था। तो ये जो कांग्रेस कह रही है, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, ये बेसिर पैर की बात है जिसका कि कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन ये कोई पहला मौका नहीं है जब कांग्रेस की दलील समझ से परे लग रही। CIA और मोसाद ने कैसे भारत के चुनाव में खेल किया, उसका पूरा प्रोसेस भी कुमार केतकर को पता है। वो बोल रहे हैं कि CIA और मोसाद के पास भारत के हर राज्य और हर संसदीय क्षेत्र का पूरा विस्तृत डेटा था, और इस हिसाब से देखा जाए तो कांग्रेस से पूछा जाना चाहिए कि यह डेटा तो चुनाव लड़ने वाली हर पार्टी के पास होता है, लेकिन डेटा होने से, वोटरों के बारे में जानकारी होने से ऐसा क्या खेल हो गया भाई? एक बार मान भी लें कि CIA और मोसाद के हाथ वोटर लिस्ट लग भी गया, तो क्या उसी से उन्होंने कांग्रेस का सारा खेल बिगाड़ दिया? यह पूछा जाना चाहिए कांग्रेस से कि CIA और मोसाद ने बारी बारी से वोटरों को फोन करके कांग्रेस को वोट नहीं देने के लिए कहा था क्या? या फिर राहुल की पार्टी के नेता ये कहना चाहते हैं कि CIA और मोसाद ने EVM में खेल कर दिया था? यहां आपको एक बात और बताना चाहता हूं। याद कीजिए कि 2014 में चुनाव हारने की वजह खुद सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने क्या बताई थी। सोनिया गांधी ने चुनाव हारने के बाद कहा था कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते हार की जिम्मेदारी लेती हूं, और राहुल गांधी ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी ने बहुत खराब प्रदर्शन किया है और मैं वाइस प्रेसिडेंट हूं पार्टी का, इसलिए जिम्मेदारी लेता हूं। भाई तो उस समय तो किसी ने नहीं कहा, कांग्रेस ने नहीं कहा, किसी नेता ने नहीं कहा कि मोसाद और CIA ने चुनाव हरवा दिया हमें, इसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है, ये मोसाद की जिम्मेदारी है, ये CIA की जिम्मेदारी है। लेकिन अब 11 साल बाद ये बातें कही जा रही है, तो इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है?
कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक के बाद एक जो चुनाव में हार मिल रही है आपको, हर राज्य के चुनाव आप हारते जा रहे हैं और आपको और आपके नेता को समझ में नहीं आ रहा है कि इसको जस्टिफाई कैसे करना है, इसको, इस हार को कैसे इसकी व्याख्या की जाए, इसकी जिम्मेदारी किसके सिर पर डाली जाए। तो आपने मोसाद और सीआईए को ढूंढ लिया, क्योंकि आपको मालूम है कि वो तो अपना बचाव करने या अपने बारे में, अपने पक्ष में दलील देने भी नहीं आएंगे। उनके बारे में जो मन में आता है कह के निकल लो। कुमार केतकर एक और दलील दे रहे हैं कि कांग्रेस ने 2004 में 145 सीटें जीती थी, 2009 में आंकड़ा बढ़कर 2006 हो गया और आगे कह रहे हैं कि इस हिसाब से 2014 में कांग्रेस की सीटें बढ़कर 250 से ज्यादा हो जानी चाहिए थी। लेकिन सीआईए और मोसाद ने मिलकर ऐसा नहीं होने दिया। अब यह लॉजिक भी समझ से परे है, क्योंकि अगर उनके हिसाब से सीआईए और मोसाद ने कांग्रेस से कुर्सी छीनकर बीजेपी को दे दी, तो उस हिसाब से बीजेपी को 2014, 2019 के बाद 2024 में उससे कहीं ज्यादा सीटें आनी चाहिए थी, 400 आनी चाहिए थी। भाई कह रहे थे अब की बार 400 पार, तो पार तो नहीं हो पाया, 240 सीटें रह गई। भाई अगर मोसाद और सीआईए ही सारी सीटें मैनेज कर रही है तो ऐसा हो जाना चाहिए था ना। 2024 में तो बीजेपी अकेले अपने दम पर बहुमत भी नहीं हासिल कर पाई, और ऐसा तो है नहीं कि 2 दफा सीटें बढ़ जाए तो तीसरी बार भी बढ़ेगी। ये कोई ऐसा चुनावी गणित है जिसका कि एकदम सच होना 100% पक्का है, ऐसा नहीं होता भाई, कहीं नहीं होता। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कांग्रेस के नेता जितनी दलीलें दे रहे हैं वो सारी थोथी दलीलें। ये सारी दलीलें इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था और जनमत को एक तरीके से नीचा दिखाने जैसा है, और इसकी जितनी आलोचना की जाए वो कम है। क्योंकि जब जब आप इस तरह की बातें करते हैं तो आप अपने देश के लोकतंत्र पर सवाल उठाते हैं, उसको खोखला करते हैं, उसकी जड़ों में मट्ठा डालने का काम करते हैं। लेकिन लगता है कि कांग्रेस के बाकी नेताओं को भी कुमार केतकर का जो खुलासा है वो रास आने लगा है। कांग्रेस के कई नेता कह रहे हैं कि केतकर की बातों में दम है। सुनिए एक बार ऐसे नेताओं को। मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत सारे ऐसे एजेंसीज हैं, बहुत सारे ऐसे एजेंसीज हैं, खासतौर पर उन्होंने जो नाम लिया है तो कहीं ना कहीं उनको कुछ ना कुछ प्रमाण मिला होगा। ऐसे तो हवा में बोल नहीं रहे हैं, बिना प्रमाण का तो वो बोलेंगे नहीं। तो उन्होंने अपने बातों को रखा है। अब उन्होंने अपने बातों को रखा है तो सरकार को इसका जवाब देना चाहिए, बीजेपी को इसका सरकार जवाब देना चाहिए। Such agencies not necessarily they work with the ruling party, they work with the opposition also. What happened in Bangladesh, what happened in Nepal. I'm not saying that of course Mossad and CIA were involved in Genji or Bangladesh, but it's possible that our foreign forces do align with the opposition. तो सुना आपने, कांग्रेसी नेता खुलकर ये मान रहे हैं कि सीआईए और मोसाद जैसी एजेंसियां बहुत दमदार हैं और बहुत ताकतवर हैं, और लगे हाथ नेपाल और बांग्लादेश का उदाहरण भी ये नेता गिना रहे हैं। लेकिन इस किस्म का एग्जाम्पल देकर कांग्रेस अपने पांव पर ही कुल्हाड़ी मार रही है। क्योंकि आपको याद होगा कि जब नेपाल और बांग्लादेश में बवाल हुआ था तो यही कांग्रेसी नेता कह रहे थे कि मोदी सरकार भी जिस मनमाने तरीके से सत्ता में चल रही है, जितना भेदभाव कर रही है, उसके खिलाफ इस देश का जेनजी एक दिन नेपाल और बांग्लादेश की तरह सड़क पर उतर आएगा। और आज यही कांग्रेसी नेता कुमार केतकर के बयान के बाद नेपाल बांग्लादेश बवाल को सीआईए और मोसाद से जोड़ रहे हैं। तो मतलब यानी कि आप ये भी कह रहे हैं कि यहां भी जो जेनजी की आप बात जब कह रहे हैं तो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं ना कि यहां भी सीआईए और मोसाद जो है वो इस तरह का बवाल करा देगी। ऐसे में पहले तो इन कांग्रेसी नेताओं को एक जगह बैठकर तय कर लेना चाहिए आपस में कि किस मुद्दे पर क्या बोलना है और कैसे बोलना है। और जहां तक चुनाव में विदेशी ताकतों के प्रभाव की बात है, तो क्या कांग्रेसी नेता अपने नेता राहुल गांधी से उन विदेशी दौरों के बारे में पूछेंगे या वो भूल जाएंगे? दक्षिण अमेरिका से लेकर यूरोप तक के राहुल के उन दौरों को याद करिए जरा, कि यहां जाकर के राहुल भारत के लोकतंत्र, भारत की सरकार, भारत की चुनाव प्रक्रिया, सब में कैसे 100 खामियां गिनाते आए हैं। आज बीजेपी की तरफ से यही सवाल कांग्रेस पर दागा जा रहा है। ही वो राहुल गांधी है ना, जिन्होंने जाके विदेश में कहा था कि हमारे देश में लोकतंत्र बर्बाद हो रहा है, हमारे देश में लोकतंत्र समाप्त हो गया है। आइए
बाकी सभी देश के लोग हमारे देश में आ जाइए और आके इंटरवीन करके भारतवर्ष के लोकतंत्र को बचाइए। यही वो राहुल गांधी है जिन्होंने 2014 में भेजा था मुकुटमणि को, मणिशंकर अय्यर जी को पाकिस्तान। हमें मोदी को हटाना होगा, मोदी को गिराना होगा, कांग्रेस को दोबारा लाना होगा। यही वो राहुल गांधी है ना। मैं अंत में इतना कहना चाहता हूं, देखिए CIA या मोसाड ये भारतीय जनता पार्टी को जिताती नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को जिताती है जनता। तो भारतीय राजनीति पर विदेशी प्रभाव को लेकर संबित पात्रा के सवालों पर कांग्रेस कब सामने आती है यह देखना होगा। लेकिन फिलहाल एक और विदेशी कनेक्शन को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच जबरदस्त तरीके से ठनी हुई है। आज बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाए। दरअसल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पिछले दिनों एक फीचर आया है जिसके बाद अकाउंट होल्डर के देश का पता चल जाता है कि ये अकाउंट कहां बनाया गया है और कहां से ऑपरेट हो रहा है। यह भी पता चलता है कि जो अकाउंट है वो जो ऑपरेट किया जा रहा है वो कहां से किया जा रहा है। संबित पात्रा ने इसी फीचर को आधार बनाकर कांग्रेसी सिस्टम पर जोरदार प्रहार किया। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा का अकाउंट देखा गया तो अमेरिका बेस्ड पाया गया, वहीं महाराष्ट्र कांग्रेस का अकाउंट आयरलैंड बेस्ड है। और संबित पात्रा ने दावा किया कि कांग्रेस की टीमें मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए विदेशी ताकतों का सहारा ले रही है। विदेश से ऑपरेट हो रहे सोशल मीडिया हैंडल से साजिशन मोदी सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा है। संबित पात्रा के आरोपों का कांग्रेस ने खंडन किया है और दावा किया है कि बीजेपी के आरोप में कोई दम नहीं। पवन खेड़ा जी कांग्रेस के बड़े नेता हैं, अकाउंट बेस्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स। दूसरा अकाउंट है महाराष्ट्र कांग्रेस, अकाउंट बेस्ड इन आयरलैंड, अकाउंट बेस्ड इन आयरलैंड। आप चिंता करिए, मैंने अभी जाके देखा तो इन्होंने आयरलैंड को अब चेंज करके इंडिया कर दिया है, मगर जिस समय यह ऑप्शन शुरू हुआ, जिस समय यह विषय आया, उस समय अकाउंट बेस्ड इन आयरलैंड था। चोरी पकड़ी गई, अभी चेंज किया गया है। तीसरा अकाउंट जो मुझे दिया गया है वो हिमाचल कांग्रेस का है, कनेक्टेड वाया थाईलैंड एंड्रॉयड ऐप। अकाउंट बेस्ड इन इंडिया है मगर कनेक्टेड वाया थाईलैंड एंड्रॉयड ऐप है। उन्होंने कहा फलाना हमारा अकाउंट आयरलैंड से चल रहा है, फलाना यूएस से चल रहा है। पवन खेड़ा जी के अकाउंट के बारे में बात करी, उन्होंने खुद ही बोला मैं VPN इस्तेमाल करता हूं। जब हमने एक्स से बात करी, उन्होंने कहा आप लोग के ऐसे कोई अकाउंट है तो हमें जरूर भेजिए, ये प्रोडक्ट की वजह से ग्लिच आया है। और अगर मैं उन्हीं की बात पर यकीन करूं तो मैं उनसे पूछना चाहती हूं, बीजेपी गुजरात आयरलैंड से क्यों चल रहा है? स्टार्टअप इंडिया का अकाउंट आयरलैंड से क्यों चल रहा है? तो ये फॉरेन अकाउंट वर्सेस VPN अकाउंट की लड़ाई अभी लंबी चलने वाली है। और जिस तरीके से कांग्रेस ने CIA और मोसाद की एंट्री करा दी है, मुझे लगता है कि ये लड़ाई अभी विदेशी ताकतों के हस्तक्षेप का जो मामला है अभी आसानी से थमेगा नहीं। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं, क्लियर कट में अगली स्टोरी की तरफ चलते हैं और आपको बताते हैं कि जम्मू कश्मीर के मां वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन विवाद में तुर्की बांग्लादेश की एंट्री कैसे हो गई। तो जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी ट्रस्ट के मेडिकल कॉलेज में MBBS की सीटों पर एडमिशन का विवाद गर्मा गया है। माता श्राइन बोर्ड के इस मेडिकल कॉलेज में 85% सीटों पर मुस्लिम छात्रों को एडमिशन दिया गया, जबकि हिंदू और दूसरे समुदाय के छात्रों को 14% सीटों पर समेट दिया गया। हंगामा इसी बात को लेकर मचा हुआ है। जम्मू में हिंदू संगठन डोगरा फ्रंट के साथ साथ बीजेपी ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वो जम्मू कश्मीर में हिंदू आस्था के खिलाफ बड़ी साजिश इसको बता रहे हैं। माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज के इस्लामीकरण का आरोप लगा रहे हैं। श्राइन बोर्ड के मेडिकल कॉलेज में गैर हिंदुओं को इतने बड़े पैमाने पर एडमिशन देने के फैसले की एंटी करप्शन ब्यूरो से जांच की मांग भी की जा रही। इस बीच जम्मू कश्मीर के CM उमर अब्दुल्ला ने ऐसा बयान दे दिया जिससे बवाल और बढ़ गया है। उमर अब्दुल्ला ने इस विवाद में अल फलाह यूनिवर्सिटी का नाम लेते हुए डॉक्टरों के टेरर लिंक को इशारों में क्लीन चिट देने की कोशिश की और यहां तक कह दिया कि मुस्लिम छात्रों की एंट्री अगर इस कॉलेज में बंद हुई तो वो तुर्की और बांग्लादेश पढ़ने चले जाएंगे। फिर मुस्लिम युवाओं के रेडिकलाइज होने की शिकायत मत कीजिए। तालीम से उनका मतलब है, वो चाहते हैं डॉक्टर बनना। अब आप उनका मजहब देख के उनको एडमिशन डिनाई करना चाहते हो,
कल को फिर वो अगर किसी और इंस्टीट्यूशन में चले जाएं जहाँ पे फिर वो रेडिकलाइज हो जाएं, इसके लिए फिर कौन सुनील शर्मा साहब कहेंगे कि वो कसूरवार हैं? आप ना मुसलमान बच्चों को इस तरह मत धकेलिए, क्योंकि उसके बाद फिर जो हो जाता है उसके लिए फिर आप पूरे कौम को कसूरवार ठहराते हो। मत करिए। और मैं फिर इस बात पे आता हूँ, अगर आप चाहते हो कि मुस्लिम बच्चे जो हैं आपके इस मेडिकल कॉलेज में नहीं पढ़ें, मेहरबानी करके इसका आप स्टेटस बदल दीजिए, इसको माइनॉरिटी स्टेटस दे दीजिए और हमारे बच्चे जो हैं वो कहीं और एडमिशन हासिल करेंगे, बांग्लादेश जाएंगे, टर्की जाएंगे, कहीं और जाएंगे। तो उमर अब्दुल्ला के इसी बयान पर जम्मू का डोगरा फ्रंट और हिंदू संगठन भड़के हुए हैं और कह रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला कश्मीर के उन मुस्लिम डॉक्टरों को तुर्की बांग्लादेश क्यों नहीं भेजा जिन्होंने हरियाणा के अल-फलाह यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर दिल्ली ब्लास्ट की आतंकी साजिश रची थी। उमर हमें धमकाकर मनमानी नहीं कर सकते। डोगरा फ्रंट ने उमर अब्दुल्ला से बांग्लादेश तुर्की वाले बयान पर माफी मांगने की बात कही है और माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में नई एडमिशन लिस्ट जारी करने की मांग की है। तो माता वैष्णो देवी मेडिकल इंस्टीट्यूट में एडमिशन के बाद की बुनियाद कैसे डाली गई और क्यों जम्मू कश्मीर के हिंदू संगठन और डोगरा फ्रंट इसे लेकर श्राइन बोर्ड के इस्लामीकरण का आरोप लगा रहे हैं, अब जरा उसको समझ लीजिए। तो वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने कटरा में 600 करोड़ रुपए की लागत से एक मेडिकल कॉलेज बनवाया। धाम के पास बने कॉलेज को माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस का नाम दिया गया और 2025 में एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर के पहले बैच के लिए इस कॉलेज को 50 सीटें अलॉट की गई। श्राइन बोर्ड के पैसे से बने मेडिकल कॉलेज में कश्मीर के छात्रों के लिए 85% सीट रिजर्व कर दी गई और इस तरह सिर्फ 15% सीट भारत भर के छात्रों के लिए, बाकी जो हिस्से शेष भारत के लिए उसको छोड़ी गई, जबकि बोर्ड इससे सहमत नहीं था। बोर्ड का कहना था कि भाई इसमें 85% सीटें जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए आरक्षित नहीं की जानी चाहिए। जम्मू कश्मीर के बाकी 13 मेडिकल कॉलेज की एडमिशन लिस्ट में 70% मुस्लिम छात्र थे, जबकि श्राइन बोर्ड के मेडिकल कॉलेज में मुस्लिम छात्रों की संख्या 85% के पार पहुंच गई। 50 सीटों में सिर्फ 7 सीटों पर हिंदू छात्रों को एडमिशन दिया गया और इसी बात को लेकर बवाल बड़ा हो गया। जम्मू कश्मीर सरकार ने कहा राज्य की डोमिसाइल नीति के तहत एडमिशन जरूरी है और उमर अब्दुल्ला ने कहा कि राज्य में हिंदू छात्र कम हैं, इसलिए मुस्लिम छात्रों को एडमिशन मिला है और इसमें किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया गया। जम्मू कश्मीर के हिंदू संगठन सवाल कर रहे हैं कि वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज का निर्माण हिंदू भक्तों के चंदे से हुआ है, उनके पैसे से हुआ है, तो फिर एडमिशन में उनकी अनदेखी क्यों की गई? संगठनों ने इसमें वैष्णो देवी ट्रस्ट की धार्मिक प्रकृति का भी हवाला दिया और कहा कि कॉलेज में 90% मुस्लिम छात्रों को एडमिशन देने की परंपरा बनाने का मतलब यह है कि यहां हिंदू आस्था को दरकिनार कर दिया जाए, हिंदुओं को उनके हक से एक तरीके से बेदखल कर दिया जाए, जो श्राइन बोर्ड को इसलिए मोटा दान करते हैं ताकि वहां हिंदू परंपरा का विधि विधान से पालन हो। श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति भी इसी का हवाला दे रही है। एक मुख्यमंत्री हैं तो उनको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, वो किसी पॉलिटिकल उसमें फील्ड में है, वो किसी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के हेड नहीं है, किसी समुदाय के भी नहीं है। यहाँ पर अगर स्टेटमेंट बनती है तो श्राइन बोर्ड की बनती है या एलजी साहब की। लेकिन उन बच्चों का क्या जिन्होंने मेरिट के हिसाब से क्वालिफाई किया है? देखिए यहाँ तो उन बच्चों से हमें कोई शिकायत नहीं है, उनके साथ में हमें उनके साथ पूरी सहानुभूति है। वो श्राइन बोर्ड की जिम्मेवारी होगी कि उन बच्चों के साथ में कोई भी ऐसा अन्याय नहीं हो। जहाँ तक हमारा सवाल है, अगर हम एक समुदाय की अन्याय की बात करते हैं तो ऑफकोर्स दूसरे समुदाय के साथ में भी अन्याय नहीं होना चाहिए। तो पूरा विवाद कश्मीरी मुस्लिम छात्रों को लेकर है, इसीलिए महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी भी उमर अब्दुल्ला के साथ खड़ी दिखाई दे रही है। नवभारत संवाददाता ने जब पीडीपी विधायक वहीदुर रहमान पारा से इस बारे में सवाल किया तो उन्होंने क्या कहा, जरा एक बार सुनिए। Even if Mata Vaishno Devi is a Hindu supported or donated fund से यूनिवर्सिटी, तो उसका कतई मतलब ये नहीं है कि हिंदू डोनेशन पे या हिंदू यूनिवर्सिटी में मुसलमान नहीं पढ़ सकते। आपके पास अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, जामिया मिलिया इस्लामिया है, या मिशनरी स्कूल्स है, क्रिश्चियन स्कूल्स हैं, तो वहाँ पर इंक्लूसिव एजुकेशन होती है। आई थिंक जो नरेंद्र मोदी जी का स्लोगन है सबका साथ सबका विकास, आई थिंक दिस मूव ऑफ द बीजेपी इज इन कॉन्फ्लिक्ट विद द बीजेपी प्राइम मिनिस्टर्स ओन पॉलिसीज।
तो पीडीपी के विधायक इस विवाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से लेकर जामिया मिलिया इस्लामिया तक का हवाला दे रहे हैं और उमर अब्दुल्ला पूरे विवाद में यह कह रहे हैं या ये कहकर खारिज करना चाहते हैं इसको कि ऐसा है तो माता वैष्णो देवी ट्रस्ट से के मेडिकल कॉलेज को अल्पसंख्यक इंस्टीट्यूशन का दर्जा दिलवा देना चाहिए। सवाल यह है कि जब मेडिकल कॉलेज श्राइन बोर्ड के डोनेशन के फंड से चलता है, जम्मू कश्मीर सरकार के एडमिनिस्ट्रेशन से उसे फाइनेंशियल मदद नहीं मिलती है, तो फिर उस पर डोमिसाइल वाली नीति का दबाव बनाने की जरूरत क्या है? यह सवाल बहुत सारे लोग वहां पूछ रहे हैं, हिंदू समुदाय के लोग पूछ रहे हैं, श्राइन बोर्ड के लोग पूछ रहे हैं। खुद श्राइन बोर्ड भी कह चुका है कि कॉलेज के एडमिशन प्रोसेस में मंदिर और उसके भक्तों का ऑल इंडिया कैरेक्टर देखा जाना चाहिए और वो उसका एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, क्योंकि ये हिंदू भक्तों के पैसे से, उनके चढ़ावे से, उनके डोनेशन से ये इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज खुला है और उसी से चल रहा है, तो इसमें हिंदू छात्रों को भी प्राथमिकता मिलनी चाहिए एडमिशन में। जम्मू कश्मीर के बीजेपी नेता सुनील शर्मा ने इन्हीं सब बातों का हवाला देते हुए जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के सामने सारी स्थिति आज सामने रखी है। उन्होंने क्या कहा, जरा सुनिए एक बार। धर्म विशेष में अपना दृष्टिकोण होता है, जीवन शैली का, अपने खान पान का, अपने पहनावे का, अपने पूजा पद्धति का। तो क्या वहाँ पे इतने एक श्रद्धा वाले स्थान पे जब दूसरे दृष्टिकोण के बच्चे वहाँ पे अपनी पूजा पद्धति से आएंगे तो क्या वहाँ नहीं लगता है कि अप्रीहेंशन है कोई बड़ा लॉ एंड ऑर्डर होने का? तो उस लॉ एंड ऑर्डर को, उस कानून व्यवस्था से पहले ही बचने के लिए हमने आगाह किया है एडमिनिस्ट्रेशन को। हमें किसी बच्चे से कोई बैर नहीं है, बच्चे सबके सांझे होते हैं, वो किसी विशेष समुदाय से नहीं हम मानेंगे। लेकिन पूजा पद्धति और जीवन शैली और धर्म स्थान का एक विशेष ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे ये नॉर्मल स्थान नहीं है। हमने जम्मू मेडिकल कॉलेज पे कोई क्राई नहीं की है, हमने राजौरी मेडिकल कॉलेज पे कोई क्राई नहीं की। मैंने पहले ही बोला कि यहाँ पे करोड़ों देशवासी श्रद्धालु पैसे इसलिए देते हैं कि सनातन सभ्यता का और राष्ट्रीय संस्कृति का विचार प्रसार विस्तार हो, और उसके लिए पैसे देते हैं। तो जहां तक उमर अब्दुल्ला की अल्पसंख्यक स्टेटस वाली दलील है, माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में 85% मुस्लिम एडमिशन वहां भी सीधे सीधे जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि अल्पसंख्यक संस्थान भी तो ये तय नियमों से ही चलते हैं और अल्पसंख्यक संस्थानों को स्टाफ की भर्ती, पाठ्यक्रम या प्रशासनिक फैसलों में थोड़ी ज्यादा स्वतंत्रता मिलती है। अल्पसंख्यक स्टेटस वाले संस्थान अपने समुदाय के छात्रों के लिए कुछ प्रतिशत सीटें अलग से रिजर्व रखते हैं, वो भी ज्यादा नहीं। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने 2005 में मुस्लिम छात्रों के लिए 50% आरक्षण का प्रस्ताव रखा था, लेकिन कोर्ट ने उसे नामंजूर कर दिया था। जामिया मिलिया इस्लामिया में 50% सीटें मुस्लिम छात्रों के लिए रिजर्व है, बाकी का कोटा दूसरे छात्रों के लिए। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो 85% जहां तक की बात है वो तो ऐसे भी पूरा नहीं किया जा सकता। और इन्हीं बातों का हवाला देकर जम्मू कश्मीर के हिंदू संगठन ये मांग कर रहे हैं कि माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज से मुस्लिम छात्रों का ट्रांसफर जम्मू कश्मीर के दूसरे मेडिकल कॉलेज में करना चाहिए और यहां एडमिशन की नई लिस्ट निकालनी चाहिए और उसमें हिंदू छात्रों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। तो क्लियर कट में आज वक्त इतना ही था, मुझे दीजिए इजाजत।